फिजिकल चेंजेस ड्यूरिंग पेरीमेनोपॉजल पीरियड। अब इसमें क्या क्या चेंजेस है, तो सबसे फर्स्ट है ब्लीडिंग। अब ये ब्लीडिंग में क्या चेंज आ जाता है, तो क्योंकि ये पेरीमेनोपॉजल फेज में कॉर्पस ल्यूटियम का डीजनरेशन हो जाता है, इसके कारण जो एमसी पीरियड है और जो ब्लीडिंग का टाइप है उसमें चेंज आ जाता है। जो चेंज है वो क्या है, तो उसमें ये देखा गया है कि शुरू के 2-3 दिन स्पॉटिंग होता है और फिर बाद में 1 या 2 दिन हेवी ब्लीडिंग देखा जाता है। अब जब मेनोपॉज हो जाता है, आफ्टर मेनोपॉज, तब क्या देखा गया कि जो ओवरीज है वो ईस्ट्रोजन को प्रोड्यूस नहीं कर पाती है। दूसरा, जब मेनोपॉज हो जाता है तब ऐसे समय में ईस्ट्रोजन तो प्रोड्यूस नहीं हुआ, लेकिन जो एड्रिनल ग्लैंड्स है उसके द्वारा एंड्रोजन्स का सिक्रेशन होता है और वो जो एंड्रोजन्स है वो कन्वर्ट हो जाता है ईस्ट्रॉन में, जो कि ईस्ट्रोजन के समान ही एक हार्मोन है। तो उसके समान होने के कारण क्या देखा जाता है कि ये जो ईस्ट्रॉन है ये फिर बॉडी के अंदर थोड़ी मात्रा में ईस्ट्रॉन हो जाता है और उसके कारण से ऑटोमेटिकली जो ईस्ट्रोजन का फंक्शन है, मतलब ओव्यूलेशन तो नहीं होता, लेकिन उस फंक्शन के कारण जितने भी ऑर्गन्स है वो थोड़े ठीक रहते हैं। और ये एंड्रोजन जो रहता है इसका ईस्ट्रॉन में जो फॉर्मेशन होता है वो फैट सेल्स और लिवर के अंदर देखा जाता है। तो इसलिए क्या देखा जाता है कि ये जो लेवल है ये धीरे धीरे कम होता जाएगा जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी। वैसे भी मेनोपॉज मतलब एज का बढ़ना है ही, तो डीजनरेशन की जो प्रोसेस है वो भी इस समय स्टार्ट ही हो जाती है। अब एक चीज़ और देखी गई कि फैट सेल्स में ये रहता है, तो जिन लेडीज़ में फैट सेल्स ज़्यादा है, मतलब ओबीज में, तो उनमें एस्ट्रोजन का लेवल कंपैरेटिवली हायर रहता है। अब हायर लेवल होने के कारण नेचुरल है कि उनकी जो हेल्थ है उसमें प्रॉब्लम कम दिखाई देती है, बजाय कि जो बहुत स्लिम या ट्रिम टाइप की जो लेडीज़ होंगी उसकी अपेक्षा मेनोपॉज का जो इफ़ेक्ट है वो उन लेडीज़ में ज़्यादा दिखाई देगा। अब इसके बाद और क्या चेंज आता है, तो जेनाइटल चेंजेस। अब जेनाइटल ऑर्गन्स में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, तो सबसे पहले तो जो वजाइना है वो और यूरेथ्रा, ये जो रहते हैं इसकी जो ये ईस्ट्रोजन के लिए सेंसिटिव टिश्यूज़ है। और जब ईस्ट्रोजन की लेवल कम होने लगता है तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, इन दोनों का, वजाइना का भी और यूरेथ्रा का, दोनों की कमी होने लगती है, एट्रोफी। और इसके कारण से वजाइना में ड्राइनेस देखी जाती है और वजाइना का पीएच भी कम हो जाता है। पीएच कम होने के कारण ज़्यादा हो जाता है, मतलब अल्कलाइनिटी बढ़ जाती है। उसके कारण क्या है कि जो लैक्टोबैसिलाई है उनकी ग्रोथ कम हो जाती है और इसलिए फिर अदर ग्रोथ जो बाकी बैक्टीरियाज है उनकी ग्रोथ बढ़ जाती है और उसके कारण इन्फेक्शंस देखे जाते हैं, जिसको कि वजाइनाइटिस कहते हैं। और दूसरा एक इफ़ेक्ट पड़ता है वजाइना के ऊपर कि वजाइनल ड्राइनेस आने से पेनफुल इंटरकोर्स भी देखा जाता है। फिर इसके अलावा और क्या प्रॉब्लम होती है, तो ये जो यूरेथ्रा है वो यूरेथ्रा में भी श्रिंकिंग होने लग जाती है और उसकी भी एट्रोफी होने लगती है। तो उसके कारण से डिसयूरिया देखा जाता है और यूरिनरी इन्फेक्शंस के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ साथ जो फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन है वो भी इंक्रीज हो जाती है और यूरिनरी इनकंटिनेंस भी देखा जाता है, मतलब कंट्रोल जो है वो भी प्रॉपर नहीं हो पाता है। अब इसके बाद ये हो गया जेनाइटल चेंजेस के बारे में। अब अपन आते हैं वेजोमोटर इंस्टेबिलिटी के बारे में देखते हैं। वेजोमोटर नाम ही पता चल रहा है कि जो ब्लड वेजल्स है उनमें उनकी जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है उनमें जो स्टेबिलिटी है वो कम होना, ये कहलाता है वेजोमोटर इंस्टेबिलिटी। अब ये भी कारण इसका भी वही है कि ईस्ट्रोजन लेवल का कमी होना। जब ये कमी हो जाएगी तो ये जो वेजोमोटर इंस्टेबिलिटी है वो डेवलप हो जाती है और उसके कारण जो प्रॉब्लम्स दिखाई देते हैं वो प्रॉब्लम्स रहते हैं। एक तो हॉट फ्लश का मतलब है कि जो स्किन है
वो एकदम से रेड टाइप की दिखने लगती है, गर्मी बहुत ज़्यादा होने लगती है, रेड टाइप की दिखने लगती है, और पसीना जो है वो भी बहुत ज़्यादा आने लगता है। ये एक साइन। दूसरी जो साइन देखी जाती है वो है हॉट फ्लैश। ये हॉट फ्लैश में क्या हो जाता है कि एकदम से बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लग जाती है और फिर पसीना आने लगता है, तो ये वाली चीज़। तीसरी एक सिम्टम और है जो कि है नाइट स्वेट की। तो रात में बहुत ज़्यादा पसीना आने लगता है, और ये जो रात में एकदम से पसीना आना, ये जो साइन रहती है, उसके कारण क्या देखा जाता है, तो स्लीप अफेक्ट हो जाती है और इंसोम्निया होने का कारण भी इसमें होता है। अब ये जो वेजोमोटर इंस्टेबिलिटी होती है, ये पेरीमेनोपॉज और पोस्ट मेनोपॉज दोनों कंडीशंस में देखी जाती है। तो ये इसका पीरियड बहुत लंबा रहता है वेजोमोटर इंस्टेबिलिटी का। तो पेरीमेनोपॉज से चलता है ये, तो 10 से 20 साल तक ये कंडीशन हो सकती है। पर जिसकी बॉडी में एस्ट्रोजन लेवल थोड़ा ठीक हो जाए तब उसमें ये प्रॉब्लम कम दिखाई देती है। और क्या क्या प्रॉब्लम हो जाती है वेजोमोटर इंस्टेबिलिटी के कारण? तो एक हो जाता है डिजीनेस, दूसरा आ जाता है नमनेस, चक्कर आना, सुन्न पड़ जाना, हाथों की उंगलियां, पैरों की उंगलियां। उसी तरह से फिंगर्स और जो टोज है उनमें टिंगलिंग सेंसेशन, सुई चुभने जैसी जो सेंसेशन है वो दिखाई देने लगता है। फिर सिर दर्द होना, ये भी एक साइन दिखाई देता है। तो इस तरह से अपन ने देखा कि वेसोमोटर इंस्टेबिलिटी भी एक फिजिकल सिम्टम देखा जाता है। फिर इसके बाद है मूड एंड बिहेवियर रिस्पॉन्स। एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी होने लग जाती है, हॉट फ्लैशेस, नाइट स्वेट ये होने लगता है, इंसोम्निया होने लगता है। तो जो फटीग है ये बहुत बढ़ता जाता है और उसके कारण डिप्रेशन भी आने लगता है। मूड जो है उसके स्विंग्स भी हो सकते हैं, एंजाइटी डिसऑर्डर भी कई बार देखा जाता है, और नर्वसनेस, फिर एजिटेटेड बिहेवियर, ये सब चीज़ें इसमें होती हैं। अब ये जो मूड एंड इसका बिहेवियर वाला है, एजिंग का भी एक इफ़ेक्ट तो होता ही है। इसके अलावा जो इफ़ेक्ट होता है उसमें क्या क्या है, तो कल्चरल बैकग्राउंड। तो इंडियन जो है उसकी अपेक्षा वेस्टर्न वुमेन में ये ज़्यादा प्रॉब्लम देखी जाती है। लाइफस्टाइल का भी असर पड़ता है कि किस तरह की लाइफस्टाइल है, और फाइनेंशियल सिक्योरिटी कैसी है। तो यदि वो कम है पैसे तो ये सब चीज़ों में ज़्यादा मतलब एंजाइटी, नर्वसनेस, ये सब चीज़ें बढ़ जाती है, डिप्रेशन। तो ये भी एक देखा गया है। इसके अलावा लाइफस्टाइल में क्या था, तो जैसे कई जो लेडीज़ हैं अल्कोहल लेती हैं, स्मोकिंग करती हैं, तो उनमें ये प्रॉब्लम्स और ज़्यादा दिखाई देती है। फिर जो मतलब लाइफस्टाइल में एक और है कि जो सोशली बहुत ज़्यादा एक्टिव है, उनमें एक थोड़ा मूड स्विंग्स वगैरह ये थोड़ा कंपैरेटिवली कम रहता है, डिप्रेशन भी कम रहता है, नहीं तो ये होने के चांसेस ज़्यादा है। फिर इसके अलावा और क्या फिजिकल साइन है, तो वो है स्किन की ड्राइनेस, आईज़ में भी ड्राइनेस होना, माउथ में भी ड्राइनेस होना, हेयर फॉल एंड थिननेस। तो ये सब चीज़ें भी फिजिकल साइंस पेरीमेनोपॉजल पीरियड में देखी जाती है। अब आता है कि हेल्थ रिस्क ऑफ पेरीमेनोपॉजल विमेन, इनमें क्या क्या हेल्थ रिस्क देखी जाती है। तो सबसे पहले तो एक तो होता है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस होने का कारण क्या है, तो उसका कारण ये रहता है कि जब एस्ट्रोजन लेवल कम हो जाता है तब वो जो एस्ट्रोजन है वो विटामिन डी को, ऑस्टियो जो ब्लास्ट है मतलब बोन सेल्स को एक तो फॉर्मेशन करता है, दूसरा विटामिन डी का जो कन्वर्जन है वो प्रॉपरली इससे हो सकता है एस्ट्रोजन यदि हो तो। और उसके कारण फिर क्या फ़ायदा होता है कि कैल्शियम का जो एब्जॉर्प्शन है वो प्रॉपरली हो सकता है। तो विटामिन डी जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा कैल्सिटोनिन में, और इसके लिए ये एस्ट्रोजन लेवल नॉर्मल होना ज़रूरी है। अब एस्ट्रोजन लेवल कम होगा तो जो विटामिन डी है जो कि कन्वर्ट हो रहा है कैल्सिटोनिन में, ये नहीं हो पाएगा, और यदि कैल्सिटोनिन में कन्वर्जन नहीं हुआ तो कैल्शियम का जो एब्जॉर्प्शन है वो अफेक्ट हो जाता है। जब ये अफेक्ट हो गया तो नेचुरल है कि बोन का जो फॉर्मेशन है वो भी अफेक्ट होगा। और दूसरी बात ये भी है कि एस्ट्रोजन वैसे भी जो ऑस्टियोब्लास्ट है मतलब जो सेल्स हैं बोन की, वो बनाने में मदद करता है, तो वो स्टिमुलेट करता है। पर यदि एस्ट्रोजन कम है तो ये भी नहीं होगा,
कैल्शियम भी कम है यहाँ पर, और ये ऑस्टियोब्लास्ट का प्रोडक्शन भी कम होगा, जिसके कारण कि जो बोन्स है वो हेल्दी नहीं रह पाएगी। पर यदि ये प्रॉपर है तो ये सब हेल्थ इसकी प्रॉपर रहेगी। इसके अलावा जब लेवल कम हो जाएगा, ये इसीलिए बताया कि लेवल कम हुआ तो बोन फॉर्मेशन कम, ऑस्टियोपोरोसिस बढ़ गया, तो ये एक कंडीशन देखी जाती है। अब क्या क्या साइंस है ऑस्टियोपोरोसिस के? तो फर्स्ट तो लॉस ऑफ हाइट क्यों लॉस होने लग जाती है? तो जो वर्टिब्रल कॉलम है वो कोलैप्स होने लग जाते हैं, कई बार फ्रैक्चर भी हो जाता है, तो ऐसे समय में ऑटोमेटिकली हाइट कम हो जाती है। फिर दूसरा जो है वो बैक पेन होने लगता है, लोअर बैक में एक पर्टिकुलरली ज़्यादा होता है। और एक और जो साइन है थोड़े दिनों बाद दिखाई देती है, लेटर साइन है ये, तो उसको कहते हैं डॉगर्स हम, मतलब जो पोस्चर है वो पोस्चर स्ट्रेट नहीं रह पाता, तो ऐसी वाली जो कंडीशन रहती है, थोड़ा झुक जाता है व्यक्ति, स्टिफनेस उसमें आने लगती है और उसके कारण से स्ट्रेट जो पोस्चर है वो अफेक्ट हो जाता है, तो ये कंडीशन देखी जाती है जिसको कि डॉगर्स हम कहा जाता है। इसके अलावा ये जो कंडीशन है, फ्रैक्चर्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगते हैं, पर ये सभी एस्ट्रोजन लेवल कम होना, एजिंग भी एक कारण है इसका, और साथ ही साथ में जो पेरीमेनोपॉजल कंडीशन है वो भी है। तो जैसे जैसे एजिंग बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये कंडीशन और ज़्यादा बढ़ती जाती है। दूसरा जो हेल्थ रिस्क है पेरीमेनोपॉजल विमेंस में वो है कोरोनरी हार्ट डिसीज़। तो जो वेसोमोटर इंस्टेबिलिटी डेवलप होने लग जाती है, और उसी डेवलपमेंट के कारण क्या देखा जाता है कि एक तो जो वेजल्स हैं, अपनी ब्लड वेजल्स, उनकी जो इलास्टिसिटी है वो भी कम हो जाती है। दूसरा बात क्या होती है कि जो मसल्स हैं उनको प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं होगा हार्ट की मसल्स को, तो ब्लड जो सप्लाई है वो भी कम हो जाएगा। तो इसके कारण से भी जो पेसमेकर है जो कि हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करता है, उसकी जो फंक्शनिंग है उसमें भी डिस्टर्बेंस आ जाता है। तीसरी बात जो होती है कि इसमें लिपिड मेटाबॉलिज्म अफेक्ट हो जाता है। जैसे ही पेरीमेनोपॉजल और मेनोपॉजल स्टेट होती है तो वेसोमोटर इंस्टेबिलिटी तो है ही, साथ में ये लिपिड मेटाबॉलिज्म अफेक्ट होने के कारण एचडीएल लेवल कम और एलडीएल लेवल बढ़ जाता है, तो इसलिए सीएचडी के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये जो सीएचडी के चांसेस बढ़े उसके लिए एक जो टर्म यूज़ की जाती है वो कहलाती है रेसिंग हार्ट, मतलब वही कि जो उसका बीटिंग वाला जो ये है रेगुलरिटी वो डिस्टर्ब हो गई, क्योंकि जैसे मैंने अभी पहले ही कहा कि पेस मेकर जो रहता है, जो हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने के लिए जो मसल्स हैं वो वीक होने लग जाती है, और इसलिए ये भी कंडीशन होती है। फिर कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बैड वाला अफेक्टेड है, इसलिए कोरोनरी हार्ट डिसीज भी देखी जाती है। तो ये इस तरह से ये प्रॉब्लम होती है रिस्क में। तीसरा जो फर्क पड़ता है रिस्क में वो है वेट गेन, मतलब हार्मोनल इम्बैलेंस डेवलप होने लग गया। दूसरा एजिंग भी हुआ तो बीएमआर कम हो गया, और ओवरवेट और ओबेसिटी इसीलिए बढ़ गई, है ना। एजिंग का एक असर ये भी होगा कि एजिंग हो रहा है तो इसके कारण से ऑटोमेटिकली जो बीएमआर तो कम हो ही रहा है, पर एक्टिविटी फैक्टर भी कम हो जाता है, तो ऐसे कारणों से भी ओबेसिटी बढ़ने लगती है, और उसके कारण फिर ओबेसिटी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है जैसे डायबिटीज़, हार्ट डिसीज, जॉइंट डिसीज, ये भी इसमें होने लगती है। तो इस तरह से हमने देखा कि जब भी मेनोपॉज वाली कंडीशन आती है तब उस मेनोपॉज के साथ साथ ये सब डिसीजेस भी होना शुरू हो जाती है। अब हम आते हैं मेनोपॉजल हार्मोनल एंड अल्टरनेटिव थेरेपीज़ पे कि क्या क्या थेरेपीज़ हैं। अब यहाँ पर एक बात बतानी है कि कोई भी तरह की थेरेपी हो उसमें बिना किसी थेरेपिस्ट के कोई भी थेरेपी मन से लेना नहीं चाहिए। अब इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, तो सबसे पहला तो है मेनोपॉजल हार्मोनल थेरेपी, जिसको कि MHT के नाम से बोला जाता है, और इसके लिए एक और टर्म यूज़ की जाती है जिसको एस्ट्रोजन रिप्लेसमेंट थेरेपी भी कहते हैं, ERT, या इसको एस्ट्रोजन थेरेपी भी बोलते हैं। तो नॉर्मली ET और MHT ये कॉमन टर्म यूज़ की जाती है। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के नाम से भी इसको जाना जाता है।
और ये जो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी रहती है उसमें क्या होता है कि सिर्फ एस्ट्रोजन नहीं दिया जाता, बल्कि एस्ट्रोजन के साथ प्रोजेस्टिन्स भी दिए जाते हैं। ये जो थेरेपी रहती है ये हॉट फ्लैशेस और जो इंसोम्निया हो रहा है, वजाइनल और यूरिनरी ट्रैक्ट एट्रोफी हो रही है और वो सिम्टम्स दिख रहे हैं, तब ये दी जा सकती है HRT वाली। तो इससे फ़ायदा ज़्यादा देखा जाता है। इसके अलावा शॉर्ट टर्म थेरेपी एक है 5 साल की, उसमें क्या किया जाता है, तो नॉर्मली ET और MST वाली जो है वो दी जाती है। और ये किस लिए दी जाती है ET और MST वाली थेरेपी, तो वेजोमोटर जो डिस्कम्फर्ट हुआ है उसके लिए भी, और जेनिटो यूरिनरी जो प्रॉब्लम्स है उसको ये सॉल्व कर देती है, इसलिए ये थेरेपी उसमें दी जाती है। फिर लॉन्ग टर्म मतलब लंबे समय तक जीवन भर चलने वाली जो थेरेपी रहती है ऑस्टियोपोरोसिस की, वो भी कई लोग लेते हैं हार्मोनल थेरेपी। और उसमें किनको दी जाती है ये थेरेपी, तो ऑस्टियोपोरोसिस जिनको है और ज़्यादा सीवियर टाइप का है तो उनको फिर ये थेरेपी दी जाती है। वैसे ये भी है कि ऑस्टियोपोरोसिस में कैल्शियम भी अपन दे सकते हैं और विटामिन D, लेकिन उससे ज़्यादा हार्मोन से ज़्यादा जल्दी ये ऑस्टियोपोरोसिस कंट्रोल हो सकता है। इसके लिए MST या ET प्रिस्क्राइब की जाती है। 0.625 मिलीग्राम जो कॉन्जुगेटेड एस्ट्रोजन का डोज है वो इसमें रिकमेंड किया जाता है। अब आता है सर्जिकल मेनोपॉज। जब सर्जिकल मेनोपॉज रहता है तब उसके लिए भी थेरेपी यूज़ की जाती है और उसमें एस्ट्रोजन एंड्रोजन थेरेपी, सर्जिकल मेनोपॉज हुआ है तो ये एस्ट्रोजन एंड्रोजन थेरेपी उसमें दी जाती है, जिससे कि ऑस्टियोपोरोसिस भी अच्छी तरह से प्रिवेंट हो जाए और कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कम रहे। और ये जो थेरेपी रहती है इससे एनर्जी लेवल, लिबिडो और ओवरऑल वेलबीइंग की फीलिंग बढ़ जाती है। तो इस तरह से अपन ने देखा कि सर्जिकल थेरेपी भी होती है, पर इस हार्मोनल थेरेपी में कुछ रिस्क भी हैं। क्या रिस्क है, तो उससे कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। खासतौर से ET वाली यदि थेरेपी है तो ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा देखे जाते हैं। और MST में जो है वो मतलब इतने रिस्क तो नहीं है, पर फिर भी रिस्क है ऐसा कहा जाता है। तो इस तरह से ये थेरेपी भी MST और ET दोनों ही रिस्क वाली मानी जाती है।